हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज क्लास 10th का पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, शब्द समीकरण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित हम लोग दो तीन एक्टिविटी है, अर्थात बुक में दी गई क्रियाकलाप है, जो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। फिर से हम लोग आगे कंटिन्यू रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है इन सब के बारे में सीखेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो पहला एक्टिविटी दे रखा है अपनी बुक में, तो हम बात करते हैं। देखिए, पहला क्रियाकलाप दे रखा है, उसमें कहा गया है कि 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको वायु की उपस्थिति में जलाना है। जलाने के बाद हमें पता चलता है एक पाउडर प्राप्त होता है, अर्थात एक चूर्ण प्राप्त होता है। उसके बाद उस चूर्ण का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर से अगर बात करें, जब मैग्नीशियम को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो श्वेत लव के साथ जलता है। ये याद रखने की बात है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होता है जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं? तो याद रखिए, मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं। तीन से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन, 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और बर्नर की सहायता से दहन करते हैं दहन करते हैं। दहन करने के बाद प्राप्त चूर्ण को एकत्र करते हैं। देखिए, ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हमने वायु की उपस्थिति में जलाया तो ये बन गया MgO, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सफेद चूर्ण। और ये होती है गैस और यह होता है सॉलिड। ठीक है, जैसा कि हमको पता है इस एक्टिविटी में यही कहा गया, 3 से 4 सेंटीमीटर हम लोग मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और बर्नर की सहायता से दहन करते हैं। दहन करने के बाद प्राप्त चूर्ण को एकत्र कर लेते हैं। तो जो हम लोगों को चूर्ण मिलता है वह मिलता है हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से यह पहला क्रियाकलाप है हमारा। उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ने चल रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, सबसे पहले लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का विलयन लेते हैं और इसमें पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड मिला देते हैं। ठीक, बात करें, देखिए एक बीकर है ये, इस बीकर में हमने लेड नाइट्रेट का घोल ले लिया, लेड नाइट्रेट। उसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो हमको प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। जो लेड आयोडाइड प्राप्त होता है वह होता है पीला अवक्षेप के रूप में, और ये जो होता है ये होता है रंगहीन, ये भी होता है रंगहीन। ठीक है बालकों, हमने कहा क्रियाकलाप दूसरे में कहा गया है कि लेड नाइट्रेट का विलयन लीजिए, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं। तो हमने लिया लेड नाइट्रेट, ये भी रंगहीन होता है, पोटेशियम आयोडाइड लिया, ये भी रंगहीन होता है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद हमको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि इस क्रियाकलाप से रासायनिक समीकरण हो रही है और इसमें रंग परिवर्तन की बात की जा रही है। ठीक है भाई, को अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगर इसको हम लोग एक रासायनिक समीकरण लिखना चाहें लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं। समीकरण लिख दे रहे हैं। देखिए लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, और लेड पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। जब इसको मिक्स करते हैं ये बनाता है लेड आयोडाइड Pbi2 और साथ साथ KNO3।
ये जो प्राप्त होता है इसी को लेड आयोडाइड बोलते हैं। इसका जो अवक्षेप होता है वह पीला अवक्षेप होता है। ठीक है, इस तरीके से ये बात होगी। हम लोग अब इस क्रियाकलाप में क्या कहा जाता है? एक परख नली में कुछ जिंक के दाने लीजिए तथा इसमें सावधानी पूर्वक हाइड्रोक्लोरिक 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 अम्ल मिलाइए। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम लोग जिंक लेते हैं, जिंक धातु होती है, अगर इसको हम लोग HCl के साथ ट्रीट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यह बनाता है जिंक का क्लोराइड ZnCl2, साथ साथ यहाँ H2 अर्थात ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हम थोड़ी देर बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। ठीक है, हमने कहा ये जिंक है, इसके साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, और ध्यान रखिए यहां तो जब ये उत्पाद बन रहा होता है गैस निकलती है हाइड्रोजन, और साथ साथ जिस बीकर में यह अभिक्रिया हो रही होती है उस बीकर का तापमान भी बढ़ जाता है। हमने कहा था किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए हमने कहा था अवस्था परिवर्तन होता है। जैसा कि हमने पहले एक्टिविटी में बताया कि अगर मैग्नीशियम को वायु के साथ जला दिया जाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है जो व्हाइट पाउडर होता है, जिसे हम लोग सफेद चूर्ण के नाम से जानते हैं, सफेद चूर्ण बनता है। उसके बाद दूसरे एक्टिविटी में बताया कि अगर लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम मिक्स कर देते हैं, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात हमने लिखा था कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही रंगहीन थे, लेकिन जब उत्पाद बना तो उत्पाद जो था वह पीला अवक्षेप अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। इसी तरीके से तीसरे एक्टिविटी में हमने बताया कि अगर जिंक धातु को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिकृत करते हैं तो जिंक क्लोराइड साथ साथ हाइड्रोजन गैस अर्थात यहाँ गैस निकल रही है, और साथ साथ हम देखते हैं बीकर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है बालकों, ये तो बात रही एक्टिविटी की। अब हम लोग आगे पढ़ने चल रहे हैं रासायनिक समीकरण को लिखना।
रासायनिक देखिए रासायनिक समीकरण ही रासायनिक समीकरण ही रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। मेरे कहने का तात्पर्य है जो रासायनिक समीकरण लिखा होता है वही रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। हम लोग अगर बात करें, हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है, दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है, हमने कहा था, मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बात समझाता हूं। रासायनिक समीकरण रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण लिखते समय तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं तथा इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, इसी प्रकार उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं तथा उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसा अगर बात करें, जैसे जिंक है, जिंक को हम लोग H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, ये बनेगा
जिंक सल्फेट और साथ साथ H2 गैस। हमें पता है तीर के बाईं ओर जो होता है वो होता है अभिकारक, अभिकारक। ये जो लिखा हुआ है तीर के दाईं ओर, ये होता है अपना उत्पाद। ठीक, हम लोग देखते हैं जो अभिकारक लिखा हुआ है, अभिकारक के मध्य प्लस का साइन लगा हुआ है। हमने भी यहां कहा है रासायनिक समीकरण को लिखते समय तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं, हमने लिखा है, तथा इनके मध्य प्लस का साइन लगा देते हैं। इसी प्रकार उत्पाद को दाएं ओर लिखते हैं और इनके मध्य क्या लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है केवल को हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो हम लोग अब आगे बात करने चल रहे हैं कंकाली समीकरण। हेडिंग आ रही है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण देखिए, कंकाली समीकरण क्या होता है। अगर बात किया जाए, हम लोग एक अभिक्रिया लेते हैं, देखते हैं मैग्नीशियम को जब वायु के साथ जलाया जाता है, यह बनाता है MgO। हम लोग इस अभिक्रिया को देखते हैं या निरीक्षण करते हैं तो अभिकारक ये है और यह उत्पाद है। हम देख रहे हैं कि इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के एक परमाणु है। अर्थात हम देख रहे हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अगर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो इसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और साथ साथ इसे हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक, देखिए मैं लिख रहा हूं अभिक्रिया को अभिक्रिया का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या समान नहीं है। अर्थात अभिक्रिया असंतुलित है, असंतुलित है। असंतुलित
असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है आपको ये बात पता हो। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। तो हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। समझ में आया? हमने कहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना परमाणु अभिकारक में हो उतना ही परमाणु उत्पाद में हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मैं लिख दे रहा हूं द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए इसे द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए कंकाली समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है वालेकुम, इस तरीके से ये बात हो चुकी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं कंकाली समीकरण को संतुलित करना। हम लोगों ने कहा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट्स एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं। हमने कोई एक रिएक्शन लिए FeH2O जो ये क्रिया करती है ये बनाती है Fe3O4 साथ साथ H2O। देखिए जब भी अगर रिएक्शन को अभिक्रिया को संतुलित करना होता है हिट्स एंड ट्रायल मेथड से तो हम लोग अभिक्रिया को संतुलित करते समय सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद करते हैं तथा बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ये जो अभिक्रिया लिखी हुई थी इस अभिक्रिया को देख रहे होंगे आपने, हम एक अलग कलर से इसको ब्रैकेट में बंद कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बना रहे हैं। अर्थात ये अभिकारक को यहां लिख रहे हैं। अभिकारक में हम लोग देख रहे हैं आयरन परमाणु की संख्या 1 है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। इसलिए हम यहां लिख रहे हैं अभिकारक में परमाणु की संख्या। उत्पाद में अगर परमाणु की संख्या की बात की जाए तो आयरन के 3 हैं, उसके बाद हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के जो है टोटल यहां कितने हैं 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप है याद रखिएगा इसको ब्रैकेट में बंद करना है जो भी अभिक्रिया दी रही हो। उसके बाद हम लोग जो असंतुलित समीकरण में तत्वों की क्या करते हैं एक सूची बनाते हैं, एक तरफ अभिकारक लिखते हैं
दूसरी तरफ परमाणु उत्पाद के परमाणु की संख्या लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक का हो या उत्पाद का। मतलब कि जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जिस तरफ परमाणु की संख्या ज्यादा होगी, अर्थात हम सबसे पहले उसी परमाणु को संतुलित करते हैं। जैसे आप देखिए, इसमें यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा यही है, अर्थात ये कहाँ है, उत्पाद में। तो हम लोग अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु अधिक है, तो ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में देखिए एक H2O का मतलब ये H2 लिखा हुआ है, तो एक H2 में सिर्फ ऑक्सीजन संख्या कितनी है, एक। ठीक है, यहाँ Fe3O4, यहाँ टोटल 4 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ लिख दिया 4। Fe3O4 में कितना ऑक्सीजन है, 4। आपको पता है इधर एक है, इधर 4 है, तो हम लोग संतुलित करने के लिए यहाँ 4 का गुणा करा देंगे, इधर भी 4 हो जाएगा ऑक्सीजन और इधर भी कितना हो जाएगा, 4। देखिए, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए कोई नया तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग की सहायता से ही हम लोग इस क्रिया को कर सकते हैं। हम देख रहे हैं तो आयरन का परमाणु एक है, यहां देखिए ऑक्सीजन का परमाणु कितना हो गया, 4। 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया और इधर भी कितना हो गया, 4। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, 4 2 जा 8, 4 दूना 8, हाइड्रोजन संख्या कितना होगा, 8, और यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु अधिक हो गए, तो अब हम लोग हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने पर हाइड्रोजन के प्रारंभ में 4H2O में टोटल कितना है, 8। यहां देखिए एक H2O में अगर बात करें तो कितना है, 2। एक H2O में कितना है, H2O में कितना है, 2। तो हम लोग इधर 8, इधर 2, तो यहाँ 4 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा, 8। अर्थात देखिए यहाँ Fe भी कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन ये हो गया, इधर भी कितना हाइड्रोजन संख्या हो गई, 8। ऑक्सीजन संख्या इधर भी 4 है और इधर भी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4 है। अब रह गई बात आयरन के लिए, अर्थात यहाँ आयरन की संख्या कितनी है, 3 और इधर भी कितना है, 1। अब हम लोग स्टेप नंबर 5 में अगर बात करें तो हम लोग आयरन को संतुलित करेंगे। आयरन के परमाणु को संतुलित करने पर देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं आयरन के परमाणु यहां लिख रहे हैं अभिकारक में परमाणु, यहां उत्पाद। हम लोग यहां ध्यान देते हैं प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में हम लोग देखते हैं Fe में कितने, 1 और Fe3O4 में कितने, 3। इधर 1 है, इधर 3 है। अगर हम लोग संतुलित करें संतुलित करने पर देखिए, तो यहां हम लोग
लोग क्या करें, 3 का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर भी 3 आयरन हो जाएगा और इधर 3 तो है ही। तो इस अभिक्रिया को हम लोग फाइनली लिख सकते हैं फिर से Fe 3 है, ठीक है। उसके बाद H2O, अब ये बनाएगा Fe3O4 और साथ साथ ये बनाएगा H2। कितनी बार है ये, इन सबको अब भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब ये देखते हैं हम लोग कि क्या दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है। इधर तीर, इस तरफ 3 आयरन है, परमाणु है, इधर भी 3 है। इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। हाइड्रोजन की संख्या 8 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है। अर्थात हमारा जो ये रासायनिक समीकरण है अब यह संतुलित हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की जांच करके, अर्थात दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है तो बॉक्स को हटा देते। हम लोगों की जो रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस तरीके से थी, F3Fe प्लस 4H2O, उसके बाद Fe3O4 साथ साथ 4H2O। हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करने के बाद दोनों तरफ निरीक्षण करते हैं, देखते हैं अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है तो हम लोग ब्रैकेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 7। अब बात ये आती है, जो ये ऊपर समीकरण लिखा हुआ है, ये समीकरण जो लिखा हुआ है, इस समीकरण से हमें भौतिक अवस्था के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को उपयुक्त बनाने के लिए हम उसके भौतिक अवस्था को लिखते हैं। इस चरण में रासायनिक समीकरण के अवस्था के बारे में ज्ञान कराते हैं। देखिए, इस चरण में रासायनिक समीकरण की अवस्था का मतलब होता है
या इसे हम लोग लिख सकते हैं भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, जो ठोस होता है, ठोस के लिए हम लोग यूज करते हैं एस का, सॉलिड का। गैस के लिए हम लोग, ठोस के लिए हम लोग सॉलिड का, द्रव के लिए हम लोग लिक्विड का, गैस के लिए हम लोग जी लिखते हैं। और कोई जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन के बारे में हम लोग लिखते हैं ए क्यू, मतलब अक्वस। गैस के निकलने को हम लोग दर्शाते हैं, गैस का निकलना जब किसी अभिक्रिया में दर्शाना होता है तो हम लोग एक ऐसे तीर बनाते हैं। ठीक है, यह है जो बातें ये सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। हम लोग कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि भौतिक अवस्था को दर्शाया जाए। हम इस समीकरण को भौतिक अवस्था के बारे में चर्चा कर देते हैं। देखिए जो आयरन था वह ठोस अवस्था में होता है, यहाँ जो जल है H2O, यहाँ ये द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड। और ये जो बनता है Fe3O4, यह होता है सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। और साथ साथ H2 या 4H2 जो ये था, ये गैस के रूप में निकलता है। ठीक है, तो हम लोग इस अभिक्रिया को संतुलित कर चुके हैं और साथ साथ भौतिक अवस्था के बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो हमें पूर्ण उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। एक बार मैं लास्ट बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग जो समीकरण लिखा हुआ हो उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण की क्या करते हैं, सूची बनाते हैं। एक तरफ तत्व को लिखते हैं, फिर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, फिर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है, जिस परमाणु की संख्या ज्यादा होती है, चाहे वह अभिकारक में हो चाहे वह उत्पाद में, सबसे पहले उसको संतुलित करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अभिक्रिया को लास्ट में निरीक्षण करते हैं, देखते हैं अगर संतुलित है तो हम लोग ब्रैकेट को हटा देते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है, हम लोग क्या करते हैं, संतुलित समीकरण में भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने कहा, ठोस के लिए यस लिखते हैं, सॉलिड लिखते हैं, द्रव के लिए लिक्विड लिखते हैं, एल लिखते हैं, गैस के लिए जी लिखते हैं, और जलीय विलयन के लिए हम लोग aqueous लिखते हैं। उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर यहीं तक। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसको कंटिन्यू आगे करेंगे।